नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश कुमार गौंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं वसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इस कोर्स के हम 5वें मॉड्यूल में हैं। 5वें मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन व्यूज एंड डिबेट्स ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स, commercialization of agriculture, drain of wealth during the first half of 19th century। और इसका जो आज हम 5वें व्याख्यान में है, इस 5वें व्याख्यान का जो शीर्षक है ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के मध्य में जो भारत से एक धन बहिर्गमन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, इस थियरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मॉड्यूल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मॉड्यूल भारत में अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों के ऊपर विचार करता है, राष्ट्रवादी विचारकों के विचारों के ऊपर विचार करता है और साथ ही जो अंग्रेजी शासन की नीतियां रही हैं उन्होंने कैसे भारत में विऔद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, इसके ऊपर भी विचार करता है। और इसके साथ ही साथ वो अंग्रेजी शासन की जो कृषि नीतियां रही और कैसे उन कृषि नीतियों ने भारत में जो कृषि है उसका वाणिज्यीकरण किया और वो वाणिज्यीकरण केवल और केवल अंग्रेजी शासन द्वारा अपने उद्योगों के फायदे के लिए ही किया जा रहा था। ये भी हमें इसके ऊपर बात करनी है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को, इस तरह की अर्थव्यवस्था जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम लोग बात कर रहे थे, बदलने के लिए जो अर्थव्यवस्था एक तरीके से अंग्रेजी जो उद्योग है उन उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक प्रवाहमान स्रोत के रूप में स्थापित हो गई। उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक उत्पादक अर्थव्यवस्था थी जो कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान एक तरीके से हम देखें तो अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रही या जिसको रहने दिया गया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले व्याख्यानों में हम लोगों ने समझने की कोशिश की, जब हम बात कर रहे थे राष्ट्रवादी विचारकों का जिन्होंने विऔद्योगिकरण के लिए बात करते हुए अपनी बात रखी कि कैसे जो भारत में अंग्रेजी नीतियां हैं उन अंग्रेजी नीतियों ने पवित्र मन से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का काम नहीं किया। अगर किया होता तो भारत में जो स्थानीय देसी उद्योग थे वो पतन की ओर नहीं चले जाते और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजी वस्तुएं जो इंग्लैंड के उद्योगों से बन के आ रही थी उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो जाता और धीरे धीरे जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग और भारतीय शिल्पी थे वो बेरोजगार हो गए और भारतीय कृषि पिछड़ती चली गई और जिसके ऊपर सारी अर्थव्यवस्था का दबाव बढ़ा। और हम देखते हैं कि जब कृषि अनियमित हुई तो भारत में अकालों की संख्या बढ़ी। लेकिन अंग्रेजी शासन ने यह दावा किया कि देखिए बड़े पैमाने पे हम तो भारत का विकास कर रहे हैं, रेलों के माध्यम से नए तरह की प्रशासनिक सुविधाएं हम विकसित कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। लेकिन अगर उसने इस तरह का किया होता तो भारत भी दुनिया में जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में या और दूसरे देशों में जो औद्योगिकरण हो रहा था भारत में भी होता। तो इसका एक राष्ट्रवादी सबसे बड़ा तर्क यही देते हैं कि भारत में जो औद्योगिकरण नहीं हुआ उसके पीछे का मुख्य कारण ही यही था कि जो भारतीय जो शासक वर्ग था उन्होंने कभी भी भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी वस्तुओं के लिए लगने वाले निर्यात शुल्क को या तो माफ किया या वो कम कर दिया और भारत से जाने वाली वस्तुओं पे आयात शुल्क बढ़ा दिया। या भारतीय जो बुनकर वर्ग है, भारतीय जो कपड़ा उद्योग में लगा हुआ हस्तशिल्प वर्ग है, उन वर्गों को मजबूर कर दिया गया कि वो अंग्रेजी कंपनी के लिए काम करें या तो वो केवल इस रूप में काम करे कि वो उनके लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के तौर पे ही रहें। तो एक बड़ा बदलाव हमें दिखाई देता है। विपिन चंद्र अपनी किताब जिसका भी हम लोग पिछले व्याख्यान में जिक्र कर रहे थे, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद में, उसमें जो अंग्रेजी विचारकों का मत है उन विचारकों की व्याख्या करते हुए वो बताते हैं कि कैसे जो अंग्रेजी विचारक हैं उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण न होने का कारण भी भारत है। देखिए बहुत ही चालाकी से इसमें ये तर्क अंग्रेजी जो विचारक हैं उन्होंने इस पे थोपने की कोशिश की और उन्होंने बताया
कि भारतीय संस्कृति का पिछड़ा होना, भारतीय समाज में जातिवाद छुआछूत का होना, या भारतीय लोगों का इस तरह का अपने आप को न बनाना कि वो अंग्रेजी शासन की नीतियों का लाभ उठा सके, ये तमाम कारण रहे जिसमें वो गरीबी और तमाम चीज़ों को बताते हैं। लेकिन वो कतई इस बात को नहीं बता रहे हैं जैसा कि राष्ट्रवादियों ने उनको एक तरीके से उनके कमियों को उजागर किया और बहुत ही सफाई ढंग से आंकड़ों के माध्यम से रखा कि कैसे भारत में बड़े पैमाने पे जो विऔद्योगीकरण था वो अंग्रेजी नीतियों के चलते हुआ, और वो विऔद्योगीकरण जिसके कारण हो रहा है उसके पीछे जो मुख्य सिद्धांत काम कर रहा है वो सिद्धांत था भारतीय धन का अंग्रेजियों या अगर हम कहें इंग्लैंड की ओर प्रवाहित होना। और वो भारतीय धन का जो प्रवाह है, इसी प्रवाह को हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के नाम से जानते हैं, जिसमें एक तरीके से पानी के निकासी जैसे एक व्यवस्था के थ्रू होता है एक से दूसरे जगह जाने का। उसी तरह से भारत में अंग्रेजी शासन ने इस तरह की व्यवस्था या ड्रेन बनाई जिसके माध्यम से जो भारतीय धन है वो भारत के बाहर बड़े पैमाने पे जा रहा है या जाएगा। इसी थियरी को ही कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का बहिर्गमन सिद्धांत, जिसको देने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस सिद्धांत के जो सबसे बड़े मुखर अगर हम कहें सिद्धांत विचारक, तो उनमें आता है जो भारत के पुरुष के तौर पे जाने जाते हैं, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जिसमें वो एक सटायर के तौर पे अन ब्रिटिश रूल लिखते हैं, ये दिखाने के लिए कि एक तरफ अंग्रेजी शासन अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतर शासक के तौर पे दिखा रही है कि हम दुनिया में कितना इस तरह का शासन ला रहे हैं लोगों को सभ्य बनाने के लिए, लेकिन वास्तव में उसका वास्तविक चेहरा भारत में दिखता है कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों का वो न केवल शोषण कर रहा है बल्कि उसकी विध्वंसक नीतियों ने भारत को गरीबी और भूखमरी में ढकेल दिया। इसी नीति का उन्होंने प्रतिपादन किया जिस नीति को कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एक तरीके की उस तरह का सिद्धांत है जो सिद्धांत यह बताता है कि भारत में कैसे जो भारतीय धन है वो बड़े पैमाने पे अंग्रेजी जो राष्ट्र है उसकी ओर हस्तांतरित हो रहा है और उस धन का कहीं भी किसी भी तरह का लाभ भारत को नहीं मिलता है। वो सभी तरह की प्रक्रियाएं जो अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में स्थापित की गई इसी धन उगाही या धन निकासी का माध्यम है। चाहे अगर हम बात करें अंग्रेजों की कृषि नीति का, चाहे हम बात करें अंग्रेजों की आर्थिक नीति का, वो सभी नीतियां भारत से धन उगाही का माध्यम बनती हैं, जिसकी वजह से भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एक तो पतन की ओर बढ़ती है, एक अविकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे अपने आप को स्थापित करती है। वहीं दूसरे तरफ अगर हम देखें तो उस तरह की अर्थव्यवस्था की वजह से भारत एक गरीब और निर्धन देश के रूप में अपने आप को पाता है, जो कि इसके पूर्व नहीं था। तो 19वीं शताब्दी में में अंग्रेजी शासन की नीतियों की वजह से इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो भारत में पैदा हुई। भारतीय जो राष्ट्रवादी विचारक हैं उन राष्ट्रवादी विचारकों ने ये बताने की कोशिश की है कि जो भारत में अंग्रेजी शासन है वो भारत में अंग्रेजी शासन के पीछे का मुख्य कारण यही था जिसने भारत से धन का बड़े पैमाने पे निष्कर्षण किया, और उस निष्कर्षण का ही परिणाम यह था कि भारतीय जो अगर हम देखें जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में समस्या नजर आने लगी और भारतीय जो धन है वो बड़े पैमाने पे इंग्लैंड की ओर उसका बहाव दिखाई पड़ता है। भारत में एक और बात है, जो राष्ट्रीय विचारक हैं ये राष्ट्रीय विचारक ये बताते हैं कि कैसे भारत में इसके पहले जितने भी शासन व्यवस्थाएं रही है वो शासन व्यवस्थाएं चाहे जितना भी भारतीय लोगों से धन उगाही की हो वो सारा का सारा धन उन्होंने भारत में ही लगाया। लेकिन अंग्रेजी शासन इस तरह का अपने आप में अनोखा शासन था जिसने भारत में हर उस तरह की चीजें या व्यवस्थाएं विकसित की भारत के पैसों से, और भारत के ही पैसों से वो अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, भारत के ही पैसों से वो भारत में
अपना अपने लिए फायदा या धन कमा रहा है, और साथ ही साथ उस धन का उपयोग कभी भी उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए न करके इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योगों, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों और वहाँ की लोगों के भलाई के लिए किया। क्योंकि भारत में काम करने वाले लोग जो अंग्रेज थे, उनको जितने भी तरह की जो तनख्वाहें या अगर हम कहें जो उनको दी जाने वाली सैलरी थी, वो सैलरी भारतीय पैसों से दी जाती थी और वो पैसे इंग्लैंड भेजे जाते थे। तो ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। इस तरह के तमाम चीजें जो है वो इंग्लैंड कर रहा था। जैसे इसके पूर्व के एक व्याख्यान में मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे जॉन सुनविल बोलते हैं कि भारत की जो जितनी भी तरह की जो अंग्रेजी व्यवस्थाएं भारत में काम कर रही हैं, वो एक तरीके के से स्पंज की तरह काम करती हैं, जो गंगा के किनारे से सभी अच्छी चीजों को सोख कर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक तौर पे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियां भारतीय धन का न केवल वो उगाही कर रही हैं, बल्कि उस धन का प्रयोग इंग्लैंड में अपने फायदे के लिए करती हैं और वो सारा धन इंग्लैंड जाता है। और इसी प्रक्रिया को ही दादा भाई नौरोजी और राष्ट्रवादी विचारकों ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से वो जाना गया इतिहास में, जब हम आर्थिक इतिहास के विचार या व्याख्या करते हैं। इसके साथ ही जो उनका मुख्य तर्क यही था, जितने भी आर्थिक इतिहासकार हैं जिसके ऊपर हम लोग वो बात कर रहे थे, कि कैसे जो भारत में जो वार्षिक उत्पाद है, वो उत्पाद एक तरीके से पूर्णतः घटता चला गया और उन वार्षिक उत्पादों का जो निर्यात है वो इंग्लैंड की ओर होता है, लेकिन उसका फायदा भारत को नहीं मिलता, बल्कि अगर हम देखें तो वो भारत में जब वापस आता है तो भारत में घाटा ही लाता है। मतलब भारत बड़े पैमाने पे जो उत्पादन कर रहा था, कपास का, नील का, अफीम का, चीनी का और दूसरे किस्म के वो तमाम जो फसलें, चाहे चाय हो, उसका उत्पादन, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है उस समय अंग्रेजी कंपनी के दौरान या उसके बाद के वर्षों में। लेकिन कहीं भी भारतीय उस धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी चीजें भारत के बाहर चली जाती हैं। तो भारत एक कच्चे माल के उत्पादक देश के तौर पे बनता चला गया, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में उसको स्थापित किया गया। इस संदर्भ में जो सबसे प्रसिद्ध, जैसा कि मैंने कहा, जो थियरी है, इस थियरी के प्रतिपादक या अगर हम कहें प्रवाहक जिन व्यक्ति को माना गया, राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी इस थियरी में ये बताने की कोशिश की कि कैसे भारत में जो है अंग्रेजी आर्थिक नीतियां वो भारतीय धन को इंग्लैंड की ओर ले बहा रही हैं या ले जा रही हैं। इसको बताने के लिए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका जिक्र मैंने व्याख्यान के शुरू में किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया है, जिसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय धन वो बाहर जा रहा है। आरसी दत्त जो है वो अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी के ऊपर वो बात करते हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से कि अंग्रेजी सरकार की नीतियां कैसे प्रतिवर्ष भारतीय जो धन है वो अब उगाही के साथ साथ उन धनों को बाहर भी ले जा रही हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें 2 मई 1867 में एक पहली बार मीटिंग होती है, जो भारत में एक राजनीतिक संस्था है जिस संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अपने इस सिद्धांत के संदर्भ में अपने द्वारा लिखे गए एक लेख में इसका जिक्र किया, इंग्लैंड डेबिट टू इंग्लैंड इंडिया, कि कैसे इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जो भारत में जितने भी तरह की व्यवस्थाएं अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई गई, वो व्यवस्थाएं भारतीय धन को बाहर ले जा रही हैं बड़े पैमाने पे। तो अगर हम देखें इस समय तक जो भारतीय जो वस्तुएं हैं, जो भारतीय जो धन है जिनका उगाही इंग्लैंड भारत से हो रहा है, वो वास्तव में भारत को कहीं भी लाभ न पहुंचाते हुए बड़े पैमाने पे वो लाभ उन वस्तुओं का, उन धन का और उनसे उगाही जाने वाली चीज़ों का, वो सब किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी के द्वारा हमें दिखाई पड़ रहा है, या बाद में अंग्रेजी शासन के द्वारा। इसके साथ ही उन्होंने 2 और लेख लिखे, जिस लेख का जो अगर हम देखें शीर्षक व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और दूसरा जो लेख है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो भारत का जो धन है और जो भारत की जो स्थिति है बाजार की, उस बाजार की स्थिति जो बनाई गई अंग्रेजी सरकार द्वारा, वो भारत से यह धन को लूटने की नीति है। और 1870 और 72 में भी ये जो लंदन की एक कमेटी है उसके सामने भी इन आलेखों को वो विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, चाहे वो कृषि के संबंध में बनाई गई हो, चाहे वो निर्यात या आयात के संबंध में बनाई गई नीतियां हो, चाहे वो प्रशासन के संबंध में बनाई गई नीतियां हो। हर तरफ से वो नीतियां भारत से धन उगाही कर रही थी, और उस धन का उपयोग भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूती देने और साथ ही साथ भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का दोहन करने के लिए ही बनाया गया। इसी तरीके से अगर हम देखें दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से जो ये परिस्थितियां बनाई गई, वो परिस्थितियां भारत में बड़े पैमाने पे गरीबी और निर्धनता को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दादा भाई नौरोजी के समकालीन 2 और लोग हैं जिन लोगों ने इस पे विस्तार पूर्वक बात किया है और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सरकार के द्वारा खर्च किए गए अलग अलग मदों में आंकड़े, और कितने तरह का जो वार्षिक जो आय और व्यय है वो भारत में सरकार कर रही है, और कितना धन सरकार प्रतिवर्ष भारत से बाहर लेके जा रही है। इन लोगों में 2 लोग महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम मैं जिक्र कर रहा था। उनमें अगर हम देखें तो महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है, और दूसरे जो है भोलानाथ चंद्र का। इन 2 लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो भारत में अंग्रेजी नीतियां हैं वो केंद्रीकृत तौर से एक ही तरीके से काम कर रही थी, और वो तरीका था बड़े पैमाने पे भारतीय धन का दोहन, और दूसरा ये था कि वो नीतियां जिम्मेदार हैं भारत में आर्थिक विपन्नता की। और ये इसके बारे में जिक्र जो है 1872 ईस्वी में रनाडे द्वारा दिए गए एक भाषण में हमें साफ दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में वो आलोचना करते हुए बताते हैं कि कैसे भारत का जो धन है उसका 1/3 हिस्सा कुल उत्पादन का जो वार्षिक हो रहा है वो बड़े पैमाने पे इंग्लैंड की ओर वो प्रवाहमान होता है। यानी कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा जो भारतीय धन का है वो इंग्लैंड जा रहा है, और इसके लिए वो एक अपना तर्क देते हैं और आलोचना करते हैं 1872 में। भोलानाथ चंद्र करके एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उस दौरान, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में कैसे जो है भारत में जो आर्थिक नीतियां हैं वो आर्थिक नीतियां भारत में जो धन का बहिर्गमन है उसको करने में के लिए दिन प्रतिदिन जिम्मेदार साबित हुई। आरसी दत्त जो एक बड़े इतिहासकार हैं और राष्ट्रवादी विचारक भी हैं अंग्रेजी भारत में, जिन्होंने एक किताब लिखी है 2 वॉल्यूम में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, और उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से ये बताने की कोशिश की। और 1901 27 फरवरी को इंग्लैंड में वो एक स्पीच भी दे रहे हैं। इस स्पीच के माध्यम से वो बताते हैं कि कैसे भारत से बड़े पैमाने पे जो धन है वो धन इंग्लैंड अपने यहाँ ले आ रहा है, और उसका उपयोग वो बड़े पैमाने पे अपने फायदे के लिए कर रहा है। पूरे विश्व में इस तरह का कहीं भी कोई भी उदाहरण हमें नहीं मिलता जिसमें किसी भी शासन व्यवस्था द्वारा जब किसी देश पे शासन किया जाता हो तो वो शासन व्यवस्था उस देश के विध्वंस के लिए काम करती हो, न कि वहाँ की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए। अंग्रेजी शासन ने जितने भी तरह की व्यवस्थाएं भारत में स्थापित की, यातायात व्यवस्था से लेके सिंचाई व्यवस्था से लेके प्रशासनिक व्यवस्था से लेके कृषि के व्यवसायीकरण की व्यवस्था, वो सभी तरह की व्यवस्थाएं भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से भी लाभदायक सिद्ध नहीं हुई, बल्कि दूसरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर माध्यम से दोहन किया, और एक बड़े पैमाने पे भारत में जो बड़ी मात्रा में धन है वो धन इंग्लैंड की ओर
प्रवाहित हुआ, न कि भारतीय उद्योगों में सुधार हुआ, जैसा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली थियरी में हम लोग बात कर रहे थे। इस तरह के विचारकों में हमें जीवी जोशी दिखाई देते हैं, पीसी रॉय दिखाई देते हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, फिर इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इन सभी लोगों ने भारत में जो अंग्रेजी शासन की नीतियां थी, उस अंग्रेजी शासन नीतियों की वजह से जो भारतीय धन का एक बहिर्गमन हो रहा था, जो ड्रेन हो रहा था, इस ड्रेन थियरी को उन सभी लोगों ने समर्थन दिया। एक पत्रिका जो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका, जो एक राष्ट्रवादी पत्रिका है, इस पत्रिका ने ये बताने की कोशिश की खास तौर से, और इसकी आलोचना भी की कि किस तरह से भारत में अंग्रेजी शासन ने पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसकी वजह से भारतीय धन बाहर जा रहा है, और साथ ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों के लिए कितना खतरनाक है। जीवी जोशी ने 1834 से लेकर 38 के बीच में जो भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर प्रवाह हुआ, उसकी गणना करते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान भारत से तकरीबन 66 करोड़ पाउंड का जो मूल्य का जो धन है, वो धन इंग्लैंड की ओर जा रहा है, जो और आगे जाके बढ़ जाएगा। और उसमें वो बताते हैं कि इसमें प्रति दर वार्षिक तौर से वृद्धि होती है, और अगर हम देखें 1888 तक आते आते प्रति वर्ष ये 25 करोड़ हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा, उस समय के हिसाब से अगर हम देखें और या इवन आज के भी समय से देखें, तो एक बहुत बड़ी धनराशि है, जो धनराशि या उतने बराबर के मूल्य की जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा था। 1901 में दीनसा वाचा अपने एक लेक्चर में, अपने एक व्याख्यान में वो बता रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे कि कैसे जो है भारत में जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं, उसने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है या धन का बहिर्गमन है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया है। वो बताते हैं कि कैसे 30 से 40 करोड़ जो रुपए हैं वो प्रति वर्ष सरकार को वो एक तरीके से वो दिए जा रहे हैं, या सरकार वो अपने फायदे के लिए वो उपयोग में ला रही है। इसी के क्रम में वो बताने की कोशिश करते हैं कि इस धन के माध्यम से कैसे जो है बड़े पैमाने पे भारत में जो एक व्यवस्था मौजूद हो रही है या बनी, उस व्यवस्था ने भारत में जो भारतीय समाज है उसके ऊपर एक गहरा असर डाला, और ये एक तरीके का कोई एक खास किस्म का सिद्धांत है, जो सिद्धांत अंग्रेजी शासन द्वारा बनाया गया, विशेष तौर से भारत में बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो जो आर्थिक राजस्व है, उस राजस्व की प्राप्ति के लिए। अगर हम राष्ट्रवादियों के विचार को देखें तो राष्ट्रवादियों के विचार के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भले ही बड़े पैमाने पे अगर हम देखें भारत में जो व्यवस्थाएं विकसित की गई, वो व्यवस्थाएं भारतीयों के लाभ के लिए नहीं रही। जैसा मैं अभी पहले जिक्र कर रहा था कि यातायात के साधनों का विकास किया गया, तो उसमें रेलवे सबसे प्रमुख उदाहरण है कि रेल का विकास किया गया। उत्तर भारत में जो पहली रेल चली वो 15 अगस्त 1854 को चली, हावड़ा से हुगली, और उसके पूर्व जो भारत में जो रेलवे थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई, बॉम्बे से थाने। लेकिन ये दो अलग अलग कंपनियों के द्वारा चलाई गई। जो बॉम्बे में रेल पहली बार चली, उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो एक निजी कंपनी थी। ईस्ट इंडियन रेलवे बंगाल में जो है वो एक निजी कंपनी है। ईस्ट इंडियन रेलवे के नेतृत्व में रेलवे 1860 तक मुगल सराय और 1860-62 के बाद वो दिल्ली तक रेल लाइन बिछाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आप कभी भी भौगोलिक तौर पर ध्यान दें तो ये रेल लाइन उन्हीं क्षेत्रों से गुजरी जो व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब तक कि जो बनारस में अगर हम गंगा नदी के पुल को न देखें, जिसका निर्माण किया गया 1887 और 97 में जाके वो कंप्लीट हुआ, तो अगर आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे वो इसलिए किया जा रहा है ताकि बाजार का विस्तार कर सके। तो मिर्जापुर एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है जहां से इनके आंतरिक व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था।
इसलिए जो रेलवे का पहला लाइन बिछाया गया इस क्षेत्र में, वो अगर हम देखें तो बंगाल से शुरू होके वो मुगल सराय तक आता है, जहाँ से मिर्जापुर एक नज़दीक है। तो गंगा के किनारे किनारे इन रेल लाइनों का निर्माण किया गया, जिसमें काम करने वाले लोग कौन हैं, उसमें जो लोहे की पटरियां हैं, तमाम तरह की तकनीक है, वो सब इंग्लैंड से आयात की जाती हैं। जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो इंग्लैंड के हैं, जो तकनीशियन है वो इंग्लैंड के हैं। भारतीय क्या कर रहे हैं, केवल मजदूरी कर रहे हैं। जो बड़े पैमाने पे जो तनख्वाह दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है, वो भारतीय पैसों की दी जा रही है अंग्रेजों को। उसी तरह से जो अलग अलग तरह से किस्म के व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या चाहे और दूसरे प्रशासनिक क्षेत्रों में काम करने वाले जो अंग्रेजी अधिकारी हैं, उन सब की जो तनख्वाह है, वो सबकी तनख्वाह जो है या सैलरी, वो भारतीय पैसों से दी जा रही है, जो कि भारत से धन जाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये सभी कर्मचारी भारत से धन लेके इंग्लैंड को भेजते थे। तो इस तरह से देखें, ये एक बड़ा अगर हम देखें कारण बनता है भारत में बड़े पैमाने पे आर्थिक पिछड़ेपन का, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अनुत्पादक व्यवस्था के रूप में बनने का, भारत में एक तरीके से एक समान रूप से औद्योगिकरण न होने का, और एक मुख्य कारण माना गया इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बाधक के रूप में। इसी बात को दादा भाई नौरोजी और दूसरे लोग अपनी बात में करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका या दूसरे जो और लोग हैं, उन्होंने अपनी बातों में इन्हीं चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि कैसे धन का जो बहिर्गमन है वो यहाँ पे हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने इसको नहीं माना, जैसे मैंने मॉरिस का नाम लिया, या और दूसरे जो विद्वान है, जिसमें वीरा एस्टनी करके एक और विद्वान है, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को रिजेक्ट किया। लेकिन अगर वास्तव में देखें इनके रिजेक्शन का जो कारण है, अगर वो कारण सही होता तो भारत में अकाल नहीं पड़ता, जैसा मैंने पूर्व में ही जिक्र किया। अगर इनका कारण सही होता तो भारत एक औद्योगिक देश होता, जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर, नटिंगम, बकिंगम जैसे बड़े पैमाने पे जो शहर है कपड़ों के उत्पादन के, वो भारत में दिखाई पड़ते हैं। भारत में रेलवे से संबंधित जो सामान है, उन सामानों के उत्पादन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, बल्कि केवल भारत में वो सामान लाके यहाँ पे असेंबल किए जाते थे। बड़े बड़े तरह के जितने भी संस्थान उस समय विकसित किए गए, चाहे वैज्ञानिक संस्थान ही क्यों न हो, जैसे IIT रुड़की की अगर हम बात करें, तो गंगा नहर को बनाने के लिए उस तरह की संस्था का निर्माण किया गया। इसी तरह से तमाम संस्थाएं बनाई गई। उसके पीछे का कारण है कि वो अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा कर सकें। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक मानी गई, और जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने एक तरीके से भारतीय धन का दोहन का ही काम किया। तो अगर हम देखें वास्तव में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को, तो हमें पता चलेगा कि कैसे अंग्रेजी शासन ने की ये जो नीतियां हैं, वो नीतियां एक तरीके से विशेष प्रभाव डाली, और इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे हमें दिखाई पड़ती है। एक कोट के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सब्यसाची भट्टाचार्य का जो कोट है, जिसमें वो बोलते हैं कि ये जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां थी, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रही थी जैसे कि किसी मछली को पकड़ के लाएं और उस मछली का तेल निकालें और फिर उसी तेल में उस मछली को फ्राई कर दें। तो भारत में जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां थी, उन्होंने ऐसे ही काम किया। भारत में को अपने उपनिवेश बनाने के लिए, भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, बाजार का विस्तार करने के लिए, भारतीयों के पैसे से ही, भारतीय धन का ही, भारतीय व्यापार का ही उन्होंने दोहन किया और भारतीय धन को इंग्लैंड भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।